जी, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीलॉग में हमने 2 मौज़ूआत पे बात करनी है। 2 मौज़ूआत पे छोटा-छोटा कमेंट और 2 अपडेट्स हैं। जो मेन मौज़ू है वो ये है कि फैज़ हमीद के सियासी राब्तों के हवाले से एक खबर छपी है। बहुत ही क्रेडिबल सहाफ़ी एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की खबर है। इसके कंटेंट्स पे हम इसलिए बात करेंगे कि जो खबरें मैं आपके साथ शेयर करता रहा हूँ फैज़ हमीद के राब्तों के हवाले से, उसकी 100% तस्दीक हुई है और ये साफ ज़ाहिर है बहुत क्रेडिबल खबर है। इसके कंटेंट्स और जो माजी में बातें की मैंने आपके साथ उसके ऊपर बात करेंगे। इसी तरीके से हम बात करते हैं कि क्या आइंदा एहतजाज मुतशद्दद होगा? इस हवाले से आपके साथ मैं चंद हकाइक शेयर करूँगा। ये 2 मौज़ूआत हैं जिन पे बात करनी है। जो 2 कमेंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा, 9 मई के केसेज़ में मज़ीद फैसले आए हैं, उसके ऊपर एक कमेंट है। इसी तरीके से शाम में इज़राइली फ़ोर्सेस दाखिल हुई हैं, इसी पे हम बात शुरू करेंगे और जो इज़राइली फ़ोर्सेस के मामलात हैं, वहाँ पे उनकी बात करेंगे। अ, छोटी-छोटी अपडेट्स आपके साथ। एक ही अहम अपडेट है शायद इस वक़्त के पीटीआई ने खुद से राब्ता किया है हुकूमत के साथ और राब्ता खुद से करने की वजह ये है कि अब वो पीछे वाली तमाम चीज़ों को भूल कर तमाम जो स्टैंड्स थे उनको भूल कर वो जो शुहदाए इस्लामाबाद हैं, उनके हवाले से जो खूने नाहक हुआ इस्लामाबाद के अंदर, उसके हवाले से चाहते हैं कि एक कंसेंसस हो सबके दरमियान, क्योंकि जो मरे वो बहरहाल पाकिस्तानी थे और वो किसने मारे, कैसे मारे और जो ज़ालिम और कातिल है उसको सज़ा मिले, इसके ऊपर पूरी कौम को एक होना होगा, नहीं तो ये सानिया जो है वो सर ले जाएगा बहुत से लोगों का। ये एक अपडेट आपके साथ शुरू की नाज़रीन। जो मैं 2 चीज़ें छोटी-छोटी शेयर करना चाहता हूँ मेन मौज़ूआत पे आने से पहले। उसमें सबसे अहम है कि अब से थोड़ी देर पहले ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता भी हूँ कि न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के मुताबिक पहले भी बहुत से टैंक दाखिल हुए इज़राइली फ़ोर्सेस के सीरिया के अंदर, लेकिन अब से चंद घंटे पहले जो है वो बाकायदा जो है वो एंट्री के मामलात की खबर जो है वो न्यूयॉर्क टाइम दे रहा है। इसमें हुआ ये कि जब फॉल ऑफ दमस्कस हुआ, जैसे ही हाफिजुल बशारुल असद की हुकूमत गिरी, उसके 36 घंटों के अंदर जो पहला काम, बल्कि एक काम तो फौरी तौर पे चंद घंटों में ही हो गया कि नेतन्याहू सामने आए और उन्होंने कहा कि ये हमारी कामयाबी है, ये मेरी कामयाबी है, ये इसराइल की कामयाबी है। अब ज़रा उनका सबसे बड़ा दुश्मन उनके करीब, उनके हमसाये में जो है वो उसकी हुकूमत गिर गई। इसके बाद जो अगली चीज़ हुई कि विदिन 36 आवर्स जो माउंट हरमन है, उसको उस पे कंप्लीटली कब्ज़ा कर लिया गया। जो लोग इस खित्ते को जानते हैं, उन्हें मालूम है कि माउंट हरमन बहुत ही इम्पोर्टेंट, स्ट्रैटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन, बहुत हाइट पे है और ये इट इज़ कॉल्ड आई के जो भी बंदा वहाँ पे है वो देख सकता है पूरे रीजन को। तो ये अब आई आई ऑफ इसराइल बन चुकी है मुकम्मल तौर पे। यहाँ पे पहली मर्तबा 1973 में सीरिया ने हमला करके कुछ टाइम के लिए इसको कंप्लीटली ऑक्यूपाई कर लिया था, लेकिन फिर जो है वो चंद माह के अंदर ही इसराइल ने दोबारा से इसको अपने कब्जे में लिया, इसके एक हिस्से को, लेकिन एक हिस्सा माउंट हरमन का जो है वो सीरियन कंट्रोल में ही रहा। फॉल ऑफ दमस्कस के चंद घंटों के अंदर, 36 आवर के अंदर, इसराइली फोर्सेस ने माउंट हरमन पे कंप्लीटली कब्जा भी कर लिया। राइटर्स ने कल पहले खबर दी कि जो इसराइली टैंक्स हैं वो तेजी से दमस्कस की तरफ बढ़ रहे हैं और दमस्कस शहर से जो कैपिटल है सीरिया का, उससे 26 किलोमीटर दूर तक पहुंचने की तस्दीक तमाम बैनुल अक़वामी ज़राए अबलाग ने भी की। लेकिन फौरी तौर पे इसराइल ने ये स्टेटमेंट दी कि उनका हदफ दमस्कस नहीं है, वो चढ़ाई नहीं करने जा रहे दमस्कस के ऊपर, क्योंकि साफ ज़ाहिर है दमस्कस में उनके अपने लोग बैठे हुए थे। वो पहले ये बात कह चुके थे कि जो लोग वहाँ बैठे हैं, जो नाम नेहाद, जिनको बाद लोग पाकिस्तान के अंदर मुजाहिदीन कह रहे हैं, लेकिन वो टेररिस्ट हैं, अलकायदा के और आईएस के साथ एसोसिएटेड रह चुके ये दहशतगर्द लोग हैं। अ, ये वहाँ पे मौजूद हैं और साफ ज़ाहिर है इसराइल की और इसराइल के साथ रजब तैयब अर्दगान की खुसूसी तौर पे उनको मुसलसल एक हमायत हासिल रही। उनको मोसाद की मुसलसल रियल टाइम जो है वो इंटेलिजेंस मिलती रही, जिसके तहत ये सारा कुछ हुआ। बात सिर्फ वही है, मैं आपके सामने पहले भी ये रख चुका हूँ कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इस बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट को, जो आने वाले दिनों, महीनों, सालों के अंदर इस पूरे एरिया में एक शेप करेगी सूरत हाल को, पाकिस्तान के ऊपर उसका इम्पैक्ट लाजमी तौर पे होगा, और वो ये कि एक ग्रेटर इसराइल का जो मंसूबा था
वो अब आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है इन्हीं दहशतगर्दों की मदद से। बात जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये बात मानना पड़ेगा। जब भी आप जिस एंगल से बात करें पाकिस्तान के अंदर, साफ ज़ाहिर है कि जो लोग हैं दहशतगर्द ज़हन रखने वाले भी, वो उसको एक डिफरेंट रंग देने की कोशिश करते हैं। ये मैंने कल भी कहा, मैं आज भी आपको रिपीट कर दूं कि इस बात में कोई शक नहीं, अगर बशारुल असद कोई एक जुल्म ना करता, अगर हाफिजुल असद उसका बाप किसी एक शहरी को ना मानता, वो तब भी डिक्टेटर थे। वो डिक्टेटर, लेकिन वो रुथलेस डिक्टेटर साबित हुए। उन्होंने बीसियों लोगों को जो उनकी हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े होते थे, उनको वो मार देते थे। एक एक वाकयात में, एक एक वाक़े में 10-10 हज़ार इंसानों को कत्ल किया गया, ज़िबा किया गया, मारा गया। बहुत बड़ा ज़ुल्म था, वो अपनी जगह पे ज़ुल्म था। इसी तरह से जो ये लोग दहशतगर्द आए हैं, ये एक दूसरा एजेंडा, एक दूसरा ताकतवर, ये आप कह लें कि पावर की लड़ाई है। लेकिन इस वक़्त जो पावर की लड़ाई में जो सबसे खून आशाम दरिंदा है इसराइल, वो अपने ग्रेटर इसराइल का ख्वाब पूरा होता हुआ देख रहा है। ये एक अरब मुल्क है, इसके ऊपर इसराइल यकीनन कब्ज़ा नहीं करेगा, क्योंकि कब्ज़ा करेगा तो ये अरब उसका पार्ट बन जाएंगे और इस तरह अरबों की अक्सरियत हो जाएगी। वो इनको अपनी कॉलोनी के तौर पर ही रखेगा, लेकिन कॉलोनी के तौर पर ऐसे नहीं कि वो उसको छोड़ देगा। उसके अंदर उसने अपनी बाकायदा फोर्सेज मुख्तलिफ स्ट्रेटजिकल लोकेशन के ऊपर इंटर कर दी हैं, जिसकी तस्दीक दुनिया भर के मीडिया ने की है। बहुत ही खतरनाक और खौफनाक सूरत हाल यकीनन डेवलप होने जा रही है उस तरफ। इसके ऊपर हम बात गाहे बगाए करते रहा करेंगे। नाज़रीन, अगले मौजू की तरफ चलते हैं, और ये मौजू है 9 मई के हवाले से एक डेवलपमेंट है। इसमें सिर्फ एक कमेंट है मेरा, कोई लंबी बात इस पे नहीं करनी, कि जिना हाउस हमला केस के अंदर जो है पीटीआई के जो है 8 कारकुनान को बेगुनाह करार दिया गया है, लेकिन चंद लोगों को गुनाहगार करार दिया गया है, जिसमें हसन नियाजी जो कि भांजे हैं पीटीआई के चीफ इमरान खान के, उनकी बहन हाजरा नियाजी जो कि जमानत पे हैं, उनको गुनाहगार करार दिया गया है। उनके साथ साथ फातिमा हैदर, बीना ज़ीशान और रुखसाना नवीद को भी कसूरवार करार दिया गया है। मेरा नाज़रीन, इस सारी बात में, सारे मामलात को हम डिस्कस करते रहे हैं। अ, जो ये कोर कमांडर हाउस था, हम सब लोग जानते हैं कि जुल्म और जबर का एक मरकज़ था। फेक न्यूज़ मीडिया, जियो न्यूज़ ने इसको पेश किया बतौर जिना हाउस, जो कि ये जिना हाउस कभी भी नहीं था, किसी भी तौर पे नहीं था। एक गद्दारी का, एक जुल्म का, एक दहशतगर्दी का अड्डा था, जहाँ से अहकामात जारी होते थे और पाकिस्तानियों को मारा जाता था, पाकिस्तानियों को अगवा किया जाता था, तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था, जुल्म का एक निशान था। लेकिन इसके ऊपर जो भी वाक़या हुआ, आज के दिन जो मैंने कोशिश की सिर्फ एक सहाफ़ी से बात करके पूछने की कि ये जो 4 ख़वातीन को कसूरवार करार दिया गया है, मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि मैं जो हक़ाइक़ हैं, उनको जाँचने की कोशिश करूँ, आपके सामने रखूँ, जो भी हक़ाइक़ हैं। तो मुझे बहरहाल एक ही ज़रिए से मैंने चेक किया, इससे ज़्यादा चेक नहीं किया। तो मुझे उन्होंने बताया कि इन चारों के खिलाफ किसी किस्म का कोई टेक्निकल एविडेंस, कोई ऐसा एविडेंस जो कि परमिसिबल, एडमिसिबल लीगल एविडेंस के मानों में आता हो, बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने पूछा फिर ऐसा क्यों है, तो उन्होंने कहा कि साहब ज़रा आपको पता है अदलिया किस तरह से फैसले कर रही है, यकीनन एक स्ट्रेटेजिकल मूव है, एक इमरान खान पे प्रेशर बढ़ाने की, और दूसरा एक ओवरऑल मैसेज देने की कि खवातीन को, कि खवातीन दूर रहें, क्योंकि खवातीन की वजह से बहुत प्रॉब्लम है। जो पार्टिसिपेशन है पीटीआई के अंदर खसूसन बहुत बड़ी तादाद में लड़कियों की, खवातीन की, वो एक बहुत बड़ा प्रेशर जो है वो रजीम के ऊपर, उस खास एक कल्चरल जो एक मामलात हैं पाकिस्तान में, उस हवाले से ज़्यादा प्रेशर वो फ़ील करते हैं, और ये चीज़ फैलती चली जा रही है। अब देखते हैं कि हुकूमत के इस डराने की कोशिश से ख़वातीन कितनी डरती हैं। बहरहाल, मैं इस हवाले से, मेरा कमेंट सिर्फ ये था, कमेंट नहीं, आप इसको फैक्ट कह सकते हैं, और कोई मुझे चैलेंज करना चाहे, मुझे खुशी होगी कि एग्जैक्ट वो एविडेंस इनकी वहाँ प्रेजेंस के अलावा, कि जो आग लगाने का, असल में तो एहतजाज का तो कोई मसला नहीं है ना, साफ ज़ाहिर है, मसला तो है आग लगाई गई। आग लगाने के हवाले से इन 4 ख़वातीन जिनका मैंने नाम लिया, कोई एविडेंस नहीं है। पाकिस्तान का कोई भी सहाफ़ी या कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट का नुमाइंदा इस हवाले से अगर मेरे से मुख्तलिफ फैक्ट्स रखता है, तो वो लाजमी हमारे साथ शेयर करें, हमें बहुत खुशी होगी। क्या आइंदा एहतजाज मुतशद्दिद होगा? ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, इसका अगले टॉपिक से एक कनेक्शन भी है, लेकिन इसमें कुछ गुजारिशात मैं अर्ज कर दूँ और फिर अपने असल टॉपिक यानी फैज़ हमीद के सियासी राब्तों के हवाले से जो खबर है उसके ऊपर आते हैं। क्या आइंदा एहतजाज मुतशद्दिद होगा? ये मौजू मेरे जहन में तो इसलिए आया कि अली अमीन गंडापुर, जो कि वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने कहा कि अब जब हम आएंगे तो फिर असला भी लेके आ सकते हैं। मतलब उनका मतलब बराह रास्त एक धमकी नहीं था कि मैं अब असला लेकर आऊंगा, वो सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे कि आपने
हम पुरअमन लोगों पे, जो कि अपने बच्चों, अपनी फैमिलीज के साथ वहां पे आए, अपना हक लेने के लिए सिर्फ पार्लियामेंट हाउस के सामने पहुंचना चाह रहे थे, एक जमहूरी और आईनी हक अपना इस्तेमाल कर रहे थे, हमने किसी मौके पे तशद्दुद का रास्ता इख्तियार नहीं किया। आपने गोली चलाई और पाक फौज के जवानों ने सीधी गोली चलाई पाकिस्तानी शहरियों के ऊपर, तो ये आपने जुल्म किया है, ये आपने गलत किया है। और अगर ये बात है तो फिर मैं असला लेके भी आके आपसे मुकाबला कर सकता हूँ। अब ये बात तो साफ ज़ाहिर है, उन्होंने एक जुमला मुकम्मल करने के लिए उन्होंने की, जिस तरह की बात की जाती है कि अगर इस तरह है तो फिर मैं इस तरह भी लड़ सकता हूँ, लेकिन क्या इस चीज़ के इम्कानात हैं? मैं इस हवाले से एक थोड़ा-सा आपके सामने एक तज्ज़िया ये रखना चाहता हूँ कि देखें, किसी भी मुल्क के ऊपर, किसी भी पूरी तारीख़ के अंदर आप जब देखते हैं तो इक़्तिदार की एक जंग, एक पावर की जंग हमेशा रहती है। आप देखते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा मसला ही ये रहा है कि मैं पहले भी अर्ज़ करता रहा हूँ कि बादशाह कौन होगा? बादशाह बनाने के बहुत से तरीक़ेकार आप सुनते रहे हैं कि लोग इकट्ठे होते थे और एक परिंदा हुआं होता था, वो जिसके सर पे बैठता था वो बादशाह होता था। ये भी मैंने आपको अर्ज़ किया एक मर्तबा के शहर की एक फसील होती थी और एक दीवार होती थी और उसका एक दरवाज़ा होता था। जब बादशाह मर जाता था तो जो पहला बंदा दाखिल होता था वो बादशाह होता था। लेकिन खैर ये कहानी है, असल बात ये है कि ताकत की जंग होती है, जो ओवरकम कर लेता है वही बादशाह होता है। जिसके पास ताकत ज़्यादा होती है वो इक़्तिदार पे अपना कब्ज़ा जमा लेता है। अमूमी तौर पे बादशाह का बेटा इसलिए बादशाह बनता था कि वो ताकत एक जगह पे मरकूज रहती थी और फिर वो बड़े आराम से उसको शिफ्ट हो जाती थी कहीं और जाने में। इसी का पावर सेंटर का शिफ्ट होने की वजह से क्लैशेस का खतरा जो रहता था उसको करने के लिए दुनिया ने, लेकिन फिर भी बगावतें होती थी और जो भी ताकतवर ग्रोह होता था वो इक़्तिदार पे कब्जा कर लेता था। ये किसी एक खित्ते, किसी एक इलाके, किसी एक मुल्क, किसी एक मज़हब के मानने वाले, किसी एक ज़बान के बोलने वालों का नहीं, पूरी दुनिया के अंदर भी के अंदर हमेशा से ये पावर गेम रही। दुनिया ने तहज़ीब याफ़्ता दुनिया ने जमहूरियत का रास्ता जब अपनाया तो उसका मतलब भी ये था कि एक ऐसा तरीक़ाकार जो है वो इवॉल्व किया जाए कि जो उस मुल्क या उस इलाके, उस खित्ते में रहने वाले लोगों की अक्सरियत, ज़्यादा लोग जो चीज़ बेहतर समझते हैं या जिसको अपना हुक्मरान बनाना चाहते हैं, जिसके हक़ में फ़ैसले देना चाहते हैं, एक रिटन, एक वाज़े तौर पे डिक्लेयर्ड कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर एक आइन होगा, उसके तहत एक निज़ाम इलेक्शन इंतखाबात का कि जिसके तहत लोगों को मौका मिले कि वो सामने आएँ, वोट डालें और फिर चाहे आप एक के हक में हो, चाहे आप दूसरे के खिलाफ हो, जब इलेक्शन हो जाए, उसके रिजल्ट आ जाए, तो सब लोग मिलके एक शख्स को इतने अरसे के लिए हुक्मरान मान लें जो कि उस आइन के तहत अपनी हुक्मरानी का अमल जारी रखेगा। ये एक तरीका था उस फसाद को रोकने का, उस लड़ाई को, उस झगड़े को, उस ताकत की जंग को रोकने का, उस तलवार के इस्तेमाल या उस असले के इस्तेमाल को रोकने का कि जिससे इंसान ने तहज़ीब सीखी, आगे चलने का तरीका सीखा कि गवर्नेंस के मामलात, इंतज़ामी मामलात को हल करने के लिए, हुक्मरानी के मामलात को हल करने के लिए जमहूरियत को दुनिया का बेहतरीन तरीका माना गया और माना जाता है। बात यह है कि अगर जमहूरियत के असूलों पे अमल दरामद किया जाए तो किसी भी तौर पे हमें किसी भी जगह पे इस तरह के क्लैशेस या इस तरह की लड़ाई झगड़ा या इस तरह पावर एक स्ट्रगल नजर ही ना आए। ये पावर स्ट्रगल नजर ही तब आती है जब आप जमहूरी असूलों को तोड़ते हैं, जब आप इंतखाबात नहीं होने देते, जब आप इंतखाबात के नताइज के मुताबिक इक़्तिदार लोगों के मुंतखब करदा नुमाइंदों को मुंतकिल नहीं करते, तब ही असले के इस्तेमाल का जवाब पैदा होता है और फिर आप ताकत जितनी मर्जी आप उसको बढ़ा लें, अल्टीमेटली जो है वो बड़ी से बड़ी ताकत को भी शिकस्त हो जाती है और एक ना एक दिन शिकस्त हो जाती है, मुल्क भी टूट जाते हैं और लोग असला भी उठा लेते हैं, क्योस भी क्रिएट होता है, मुल्क तब्दील हो जाए, तबाह हो जाते हैं, लोगों की जिद और अना जीत जरूर जाती है लेकिन मुल्क तबाह हो जाते हैं। बुनियादी बात इस वक्त जो अली अमीन गंडापुर ने की थी, मैंने ये नहीं कहा कि क्या आइंदा एहतजाज मुतशद्दद होगा, ये मेरा मौजू था। मेरा मौजू ये नहीं था कि क्या आइंदा पीटीआई का एहतजाज मुतशद्दद होगा। ये मैंने इसलिए कहा कि आप यकीन रखिएगा कि अगर आप अवाम का मैंडेट अवाम तक मुंतकिल नहीं करेंगे, मैं उन लोगों में से हूं, उन सहाफ़ियों में से हूं जिन्होंने वाज़ेह तौर पे खुल के इमरान खान के दौर में उसकी तनकीद की। मैं आज भी इमरान खान को बेहतरीन लोगों में शुमार नहीं करता, लेकिन मैं 100% इस बात का कायल हूं एक जमहूरियत पसंद होने के नाते कि इक़्तिदार उसी को दिया जाना चाहिए जिसको अवाम ने वोट दिया है और मुझे भी और आप में से हर एक को पता है अवाम ने वोट
किसको दिया है। इमरान खान को बीच में से निकाल दें, पीटीआई को इस इक्वेशन में से निकाल दें। आप इलेक्शन को अगर नहीं मानेंगे, अवाम के मैंडेट को नहीं मानेंगे, तो आप जंगल के कानून की बात कर रहे हैं। एहतजाज फिर मुतशद्दद होगा, जरूरी नहीं कि वो एहतजाज पीटीआई का हो। फिर पावर स्ट्रगल होगी, फिर आपके अंदर से कोई बंदा उठ के ज्यादा ताकत का इजहार करके, किसी बाहर की कुव्वत से कोई अलायंस करके, किसी भी तरीके से आपका तख्ता पलट देगा। मुल्कों को सही तरीके से एक असूल के तहत आगे चलने के लिए वाहिद रास्ता आइन पे अमल दरामद और जमहूरियत के बुनियादी तरीन असूलों को मानना ही होता है। नाज़रीन, आखिरी मौजू की तरफ चलते हैं और वो मौजू है एक खबर पाकिस्तान के सीनियर तरीन और क्रेडिबल तरीन सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब की एक खबर। और उस खबर से मैंने इसलिए उसका किया कि मैं इस हवाले से 2 मरतबा आपके सामने अपने व्लॉग में बात कर चुका हूं। मैं पहले ये खबर पढ़ता हूं और फिर मैं आपको वन बाय वन जो है पॉइंट चला जाऊंगा। साबिक डीजीआईएसआई की फैज हमीद की 50 के करीब सियासतदानों से राब्ते थे, जिनमें बेशतर का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से था। इसमें एक बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पे साबित हो गई इस पहली लाइन से ही कि फैज हमीद जो है वो बहुत से लोगों से राब्ते में थे और उनका ताल्लुक मुख्तलिफ सियासी जमातों से था। वो फौज के अंदर जर्नेल रहे, एक इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह रहे। पाकिस्तान के अंदर इंटेलिजेंस एजेंसी का पहले भी, उससे पहले भी, आज भी और आज के बाद भी ताल्लुक ही मेनली टेररिज्म या बरूने ममालिक क्या हो रहा है, पाकिस्तान के हवाले से क्या हो रहा है, उतना ही, अगर उतना उससे ज्यादा नहीं तो उतना ही ताल्लुक सियासी जमातों से भी होता है। आप जब भी कोई भी काम करते हैं, आपके ताल्लुक बनते हैं, वो ताल्लुक आपका काम खत्म होने से खत्म नहीं हो जाते, वो बरकरार रहते हैं। तो राब्ते थे और सबसे राब्ते थे। ये पहली बात अंसार अब्बासी साहब की एक इंतहाई क्रेडिबल खबर के अंदर बात तस्दीक हो रही है कि वो सिर्फ पीटीआई से राब्ते में नहीं थे, वो हर किसी से राब्ते में थे। और चूंकि जिस वक्त वो अपने अहम ओहदों पे रहे उस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट थी, यकीनी तौर पर उनमें से कुछ ज्यादा का ताल्लुक होगा। और ये बात मैं आपको एग्जैक्टली इन्हीं अल्फाज में बता चुका हूं अपने व्लॉग में कि उनके राब्तों के हवाले से जो मेरी बात हुई थी लोगों से, डिफेंस रिलेटेड जराए से, मैंने आपको बड़ा वाज़ेह बताया था कि फैज हमीद जो कि एक कौमी मुजरम है, जिन्होंने इतने जराइम का इर्तिकाब किया है जब वो यूनिफॉर्म में थे कि उनके एक एक जुर्म पे पाकिस्तानी कानून के मुताबिक सजाए मौत बनती है। उनका बिल्कुल सबसे बड़ा जुर्म सियासत में मुदाखलत था, 2018 का इलेक्शन चुराना था, सहाफ़ियों पे तशद्दुद था, सहाफ़ियों को मारना था, मुदस्सर नारो जैसे लोगों को गायब करना था, अली रजा अब्दी जैसे लोगों को शहीद करना था। ये सारे जराइम और साबित शुदा जराइम, सहाफियों पे तशद्दुद करना, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को गायब करना, ये सारा कुछ एक एक जुर्म पे उस शख्स को सजाए मौत बनती है और होनी चाहिए। और मैंने कल के प्रोग्राम में भी आपको कहा कि मैं इतना नाकिद हूं मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट का, मौजूदा फौजी क्यादत का, लेकिन अगर ये फैज हमीद को सजाए मौत कानून के तहत देंगे तो मैं इनकी तारीफ करूंगा, क्योंकि ये सही बात है। आपको दुश्मनी में, मुखालफत में, दुश्मनी तो हमारी होती नहीं, हमारी तो एक तनकीद होती है। उस तनकीद के अंदर भी आपको इस हद से आगे नहीं गुजर जाना चाहिए कि अगला शख्स ये कहे कि ये सूरज मशरक से निकल रहा है तो आप कहें जी नहीं, मशरक से तो नहीं निकल रहा, हालांकि मशरक से ही निकल रहा हो। तो अगर ये सही चीज करेंगे, सजाए मौत फैज हमीद का हक बनता है। लेकिन मुझे खबरें ये भी हैं कि बददियानती पर मबनी फैसला सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, एक सियासी फायदा हासिल करने के लिए बात कैद की तरफ लेके जाई जाएगी। कैद का मतलब यही होता है अगली एडमिनिस्ट्रेशन आएगी तो छोड़ देगी, और कैद के दौरान आप मैक्सिमम फैसिलिटीज दे दें, लोगों से राब्ते की भी इजाजत दे दें फैमिली के साथ, क्योंकि आपने कौन सा जेल में भेजना होता है। तो बात ये होती है कि ये मुनाफकत नहीं होनी चलनी चाहिए, उनको सजाए मौत होनी चाहिए। लेकिन जो रिटायर होने के बाद के हवाले से, ये उनकी रिटायरमेंट से पहले की बातें मैंने आपसे की है, रिटायर होने के बाद उनके हवाले से जो उनकी सरगर्मियां रही हैं, मैंने अहम तरीन लोगों से उस हवाले से बात की और आपके साथ 2 मरतबा अब से कुछ महीने पहले शेयर कर चुका हूं कि उनके जितने भी राब्ते थे वो मामूल के राब्ते थे। उसमें से इमरान खान के साथ राब्ता नहीं था, पीटीआई की क्यादत के साथ राब्ता नहीं था। मैंने एग्जैक्टली ये बात आपको 12 रिपोर्ट की। और उनके जो राब्ते थे वो पीटीआई के लोगों से अगर थे, जैसा कि मैंने आपको अर्ज किया पहले भी कि वो थे, तो वो उसी तरह थे जिस तरह कोई भी बंदा इकट्ठे काम करता रहा हो या उसका वक्त गुजरा हो तो उसके राब्ते होते हैं। साजिश का आंसर मैंने आपको अर्ज किया था, किसी तरह का कोई एविडेंस नहीं है। ये वो वक्त था जब चंद वीलागर रोजाना बैठ के आईएसआई जो इन्वेस्टिगेशन कर रही होती थी फैज हमीद की, उसकी आपको एक्सक्लूसिव अंदर की खबरें ब्रेक किया करते थे। मैंने सिर्फ 2 मरतबा इस मौजू पे आज से पहले बात की और आपको क्लियरली बताया कि किसी तरह की पॉलिटिकल हवालों से रिटायरमेंट के बाद, पीटीआई के हवाले से या 9 मई का मैंने स्पेसिफिकली आपको कहा था कि किसी तरह का कोई एविडेंस नहीं है।
मैं आज के दिन भी जो अब तक चीजें चल रही हैं, तस्दीक शुदा बात आपको बता रहा हूं कि अब तक भी ऐसी कोई बात नहीं। और सबसे बड़ी तस्दीक कल की प्रेस रिलीज में आपके सामने आ गई कि जब चार्जेस फ्रेम करने की बात हुई तो उसमें 9 मई के हवाले से चार्जेस नहीं है, सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन का जिक्र किया गया। वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, एक पॉलिटिकल स्टंट है। आज के दिन जो अंसार अब्बासी साहब की खबर छपी है, इससे मेरी उस पूरी खबर की तस्दीक हो गई आपके सामने कि उन्होंने कहा कि उनके बहुत से लोगों से राब्ते थे, जिनमें से जो पीटीआई के लोगों उनमें से बेशतर पीटीआई के थे, यानी कि तमाम जमातों के लोग थे और पीटीआई के लोग उसमें से ज्यादा थे। पार्टी के जेल में कैद बानी इमरान खान के साथ फैज हमीद के बिलवास्ता या बिलावास्ता रवाबत की तहकीकात जारी हैं। अब आप समझ जाए इस बात को। बाखबर जराये के मुताबिक आर्मी एक्ट के तहत जनरल फैज को रिटायरमेंट की तारीख से 5 साल तक किसी भी किस्म की सियासी सरगर्मी में शामिल न होने के पाबंद थे। 2023 के आर्मी एक्ट में तरमीम के तहत वो जो 2 साल तक सियासत न करने का अरसा था उसको 5 साल तक बढ़ा दिया गया था। जो लोग हसास जिम्मेदारियों पर रहे हों उनके लिए, क्योंकि आईएसआई के डीजी थे तो इनके ऊपर वो 5 साल वाली शर्त आ जाती है। जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद द न्यूज़ और जंग ने जराये के हवाले से बताया था कि साबिक डीजी आईएसआई 9 मई के बाद इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद भी मुतद्दद रवाबत के तवस्त से इमरान खान से राब्ते में थे। आप किसी भी इस तरह के ओहदे पे रहे हो, आपने काम किया हो, आपको लोगों से राब्ते होते हैं। आपके लोगों से राब्ते हैं, वो अगला बंदा जाके अगले को मिल रहा है, अगला अगले को मिल रहा है, वो आप कहेंगे अच्छा ये तो जी फलां बंदा इसको मिला था, फलां उसको मिला था, फलां उसको मिला था। ये लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात है। फैक्चुअली जो हकीकत थी वो मैंने आपके सामने रखी और अंसार अब्बासी साहब की खबर से वो 100% जो है वो बात साबित हो रही है कि कुछ भी इस हवाले से एस्टेब्लिश नहीं। असल बात है कंस्पिरेसी, कि क्या कोई साजिश थी जो राब्ते थे, उसका जवाब है सो फार। आज से 2 माह पहले भी आपको बताया था कोई इस तरह का नहीं है, और आज भी आपको बता रहा हूं कि कोई इस तरह का एविडेंस नहीं है। इसी तरह आगे चलते हैं। रवां साल अगस्त के वक्त में शाया होने वाली खबर में जेल नेटवर्क कुछ सियासतदानों और कुछ लोगों के राब्ते लोगों के तवस से इमरान खान और डीजीआईएसआई के राब्ते का जिक्र किया गया था। खबर के मुताबिक जराये का दावा था गिरफ्तारी से कबल जनरल फैज को फौजी हकाम की जानब से रिटायरमेंट के बाद काबिल एतराज सरगर्मियों पर एक से ज्यादा बार सरगर्म किया गया। अब इसमें आगे मौकफ है वकील इंतजार पंजोता साहब ने जो बात की थी। मैं आपको ये मैंने क्यों इंतखाब किया इस बात का, सिर्फ ये आपको बताने के लिए कि बुनियादी मसला सिर्फ फैज हमीद को उस सजा से बचाना है, उन जराइम की सजा से बचाना है जो फैज हमीद ने बतौर डीजीएसआई पाकिस्तान फौज की यूनिफॉर्म पहनकर किए, वो जराइम जो जराइम मौजूदा क्यादत भी कर रही है। ताकि अगर आज फैज हमीद को सियासत में मुदाखलत के ऊपर सजाए मौत दी जाए तो कल कोई लोग ये सवाल ना उठाएं कि 2018 में अगर कुछ गलत हुआ तो 2024 में भी गलत हुआ। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, सिर्फ एक जनरल आसम मुनीर के अंदर का खौफ है कि वो गलत तरीके से सारा कुछ करके आगे आए, और उन सारी बातों की तफसीलात का जनरल फैज हमीद को पता है। और जनरल फैज हमीद जो है अल्टीमेटली उनके लिए एक क्योस क्रिएट कर सकते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह का माहौल आज से 4-5 महीने पहले बन रहा था कि अवाम के अंदर गमो गुस्सा था कि नाजायज तौर पे चंद हुक्मरानों को काबिज किया गया है, गलत तरीके से इलेक्शन के नतीजे का ऐलान नहीं किया गया। तो अगर इस तरह की कोई मूव कामयाब होती है पब्लिक की तरफ से तो फैज हमीद कहीं उनको निशाना ना बनाए, जो कि साफ ज़ाहिर मुमकिन नहीं था। सबसे अहम चीज जो की गई वो ये थी इस गिरफ्तारी के दौरान कि फैज हमीद को हर तरह से प्रेशराइज करने की कोशिश की गई कि वो किसी तरीके से कोई ऐसा फार्मूला, कोई ऐसा टोटका बता दे इनको, क्योंकि वो इमरान खान के बहुत क्लोज रहे हुए थे बतौर डीजीआईएसआई भी, डीजीआईएसआई से पहले भी, कि जिससे इमरान खान को तोड़ा जा सके, इमरान खान को पीछे हटाया जा सके, इमरान खान को कायल किया जा सके, बुशरा बीबी और इमरान खान ने फासले पैदा किए जा सकें, और उनको फैज हमीद के ताउन के बावजूद ये बात समझ आई है कि इमरान खान जो है उसने यकीनी तौर पे फैज हमीद से 100 फायदे लिए होंगे, लेकिन ही इज नोबॉडीज मैन। उसकी अपनी सोच है। मैं उस सोच का खिलाफ हूं, मैं उस सोच का नाकिद हूं। इमरान खान जो पॉपुलिस्ट सोच या नजरिया या सियासी सोच रखते हैं, मैं उसका हामी नहीं हूं, लेकिन वो इंसान है, वो पाकिस्तानी है, वो सियासतदान है, सियासत करना उनका हक है। अगर अवाम उनके साथ है तो उनके वो तमाम हकूक उनको मिलने चाहिए जो आईने पाकिस्तान उनको देता है। फैज हमीद को पूरी तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की गई कि वो इमरान खान
को इन लाइन लाने में कोई हेल्प करे। असल मकसद यकीनी तौर पे यही था कि अपनी नेक बचाना चाहते थे जनरल आसिम मुनीर, और दूसरी तरफ इमरान खान के लिए कोई टोटका लेना चाहते थे। लेकिन इमरान खान जो है उनको इस चीज़ की दाद बहरहाल बनती है कि उन्होंने फ़ौज के हर तरह के प्रेशर से जो है वो किसी भी तरह की किसी उस गेम में नहीं आए। एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिशियन यकीनी तौर पे हैं, आप उनसे 100 बार इख्तिलाफ करें, यही एक मसला है जिसके ऊपर प्रॉब्लम आके आती है। इख्तिलाफ करें, दलील से करें, इल्ज़ामात ना लगाएं, झूठी खबरें आईएसआई के कहने पे शेयर ना करें। आपके सामने हकीकत हाल रखी, आपसे कल फिर मुलाकात होगी।